हन्ना अरेंट एक बहुत ही मशहूर राजनीतिक सोच रखने वाली विचारक थी। उनका जन्म जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब वहां की सत्ता बदली तो उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और कुछ साल पेरिस में शरण लेकर रहीं। वहां वे यहूदी शरणार्थियों के लिए कई जगह काम करती रहीं। फिर वे अमेरिका चली गईं और न्यूयॉर्क में कई समझदार लोगों के साथ जुड़ गईं। अमेरिका में अलग अलग यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। उनकी लिखी 2 किताबें सबसे ज्यादा जानी जाती। पहली किताब जिसमें उन्होंने तानाशाही पर बात की और दूसरी जिसमें इंसान के काम, मेहनत और सोच को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा भी उन्होंने आजादी, परंपरा, बदलाव और सोच जैसे कई मुद्दों पर लिखा। अपने आखिरी दिनों में भी वे अपने सबसे बड़े काम को पूरा कर रही थीं, जिसमें इंसान की सोच, चाहत और फैसले के बारे में गहराई से लिखा। हन्ना अरेंट का जन्म जर्मनी के हनोवर शहर में हुआ था। पढ़ाई के बाद उन्होंने मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में मशहूर दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर के साथ पढ़ाई शुरू की। हाइडेगर से मुलाकात और कुछ वक्त उनके साथ बिताने का असर उनकी सोच पर हमेशा रहा। इसके बाद वे फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमंड हुस्सर्ल के क्लास में गई और फिर हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी में कार्ल जैस्पर्स के साथ पढ़ाई की, जो उनके अच्छे दोस्त और गाइड भी रहे। अपनी थीसिस उन्होंने जैस्पर्स की देखरेख में पूरी की। हिटलर के आने के बाद हन्ना को जर्मनी छोड़ना पड़ा और कई जगहों से होते हुए पेरिस चली गई, जहां उन्होंने यहूदियों के लिए काम किया। पेरिस में ही उन्होंने अपने पहले पति से अलग होकर हेनरिक ब्लूखर के साथ रहना शुरू किया और उनसे शादी की। वहां वे एक महिला की जिंदगी पर लिखी किताब पर भी काम करती रहीं, जो बाद में छपी। फिर उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, जहां वे अपनी मां और पति के साथ पहुंची। वहां वे कई लेखकों और बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ गईं। अमेरिका में कई यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च से जुड़ी रहीं। उनके लिखे कुछ खास किताबें जैसे तानाशाही की शुरुआत, इंसानी हालत, ईखमैन इन जेरूसलम और क्रांतियों पर लिखी किताबें बहुत चर्चित रहीं। उन्होंने अपने आखिरी समय में इंसान की सोच, चाहत और फैसले पर लिखने का काम पूरा किया था, जिसका कुछ हिस्सा उनके गुजरने के बाद छपा। उनकी सोच और लिखाई ने लोगों को सोचने का नया नजरिया दिया। हन्ना अरेंट 20वीं सदी की सबसे खास राजनीतिक सोच रखने वाली विचारक मानी जाती हैं। उनकी सोच का असर उनकी बड़ी किताबों और कई लेखों में साफ दिखता है, जैसे तानाशाही की शुरुआत, इंसानी हालत, क्रांति पर लिखा गया काम और दिमाग की जिंदगी नाम की किताब। इन सब में उन्होंने अपने वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं को समझने और उनके असर को बताने की कोशिश की और बताया कि ये घटनाएं हमारे सही और गलत के फैसलों पर कितना असर डालती हैं। उनके मुताबिक उस समय की बड़ी मुश्किलों, जैसे नाजी और स्टालिन की तानाशाही, को समझने के लिए हमें सोच का नया तरीका चाहिए था। उन्होंने अपनी किताब में इसी के लिए एक नया नजरिया दिया और फिर इंसान की हालत और राजनीति को देखने का बिल्कुल अलग तरीका सामने रखा। उनकी कुछ किताबें अब पश्चिमी दुनिया की राजनीति की क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन उन्हें किसी भी पुराने सोच के दायरे में बांधना आसान नहीं है। उनकी राजनीति की सोच को न तो पक्के तौर पर पारंपरिक, उदार या समाजवादी कहा जा सकता है और न ही ये हाल की सामूहिक सोच जैसी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी सोच आम उदार सोच से अलग थी, क्योंकि वे प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना करती थी, आम लोगों की भागीदारी और खुलकर चर्चा पर जोर देती थी, राजनीति और नैतिकता को अलग मानती थी और क्रांतिकारी परंपरा की तारीफ करती थी। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि वे उदार सोच के खिलाफ थीं। वे नियम कानून, इंसान के मूल अधिकारों और बोलने की आजादी की जबरदस्त हिमायती थीं और उन्होंने किसी भी तरह की राजनीति जो परंपरागत या जाति धर्म की पहचान पर टिकी। उनकी राजनीतिक सोच को न तो पूरी तरह उदारवाद से जोड़ा जा सकता है और न ही उसके विरोधियों से। वे राजनीति को सिर्फ लोगों की पसंद पूरी करने या सबको एक जैसा बनाने का तरीका नहीं मानती थी।
उनके लिए राजनीति की असली पहचान सक्रिय नागरिकता थी, यानी समाज से जुड़े मुद्दों पर मिलकर बात करना और फैसले लेना। अगर उनकी सोच को किसी परंपरा से जोड़ना हो तो वह प्राचीन सोच से जुड़ती है, जिसमें माना जाता है कि जब नागरिक मिलकर किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तभी असली राजनीति होती। असली राजनीति की अहमियत इसलिए नहीं कि सब एक मत हो जाए, बल्कि इसलिए कि हर किसी को बोलने, सोचने और फैसला करने का मौका मिलता है। आगे हन्ना अरेंट की राजनीतिक सोच को 4 मुख्य हिस्सों में समझा गया है, जिसमें उनका आधुनिकता को देखने का तरीका, काम करने की सोच, फैसले की सोच और नागरिकता की समझ शामिल है। उन्होंने अपनी किताब इंसानी हालत और कई लेखों में आधुनिकता को लेकर थोड़ी नकारात्मक सोच दिखाई है। उनके लिए परंपरा, धर्म और अधिकार के खत्म होने से समाज को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वे ये भी बताती है कि इस नए दौर में भी इंसान को अपनी पहचान, मतलब और मूल्यों को समझने के लिए कुछ रास्ते अभी बाकी है। अरेंट के लिए आधुनिकता का मतलब है कि लोगों का आपस में मिल बैठकर बातें करना और समाज में खुलकर अपने विचार रखना कम हो गया है। अब लोग ज्यादातर अपने अपने घरों में अपने ही काम और पैसे के बारे में सोचते हैं। समाज में भीड़ तो है, लेकिन पहले जैसी खुली बातचीत और साथ मिलकर कुछ करने की जगह अब कम हो गई है। अब सरकारी दफ्तरों और बड़ी मशीनों के जरिए ही काम होता है। लोगों की अपनी पहचान और आजादी में कमी आ गई है। अब ज्यादातर लोगों को बस काम और अपने मतलब की चीजों में ही ज्यादा दिलचस्पी रह गई है। सत्ता चलाने वाले और बड़े लोग लोगों की राय को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। अब तानाशाही जैसी सरकारें भी इसी दौर में आई, जिनमें डर और हिंसा को समाज में जगह मिल गई। अब जो इतिहास पहले अलग अलग लोगों के फैसलों और घटनाओं से बनता था, वो अब एक तरह की चलती प्रक्रिया बन गया है। सब लोग एक जैसे बनते जा रहे हैं, सबको एक जैसा सोचने के लिए कहा जाता है, और जो आपसी प्यार, भरोसा और समझ की एकता थी, वो कम हो गई है। अब बीते वक्त की कोई खास अहमियत नहीं रह गई है। लोगों ने अपने पुराने तरीके और मूल्य खो दिए हैं और अब उन्हें अपनी नई पहचान खुद ढूंढनी पड़ रही है। अरेंट को ये सब काफी दुखद लगता था, लेकिन उनका अपना अनुभव भी यही था कि तानाशाही और बड़े बड़े राजनीतिक हादसों ने हमारी पुरानी सोच और फैसलों को तोड़ दिया है। अब हम अपने पुराने विचारों और परंपराओं के सहारे नहीं चल सकते। हमें अब अपने समय की मुश्किलों का सामना खुद करना है। अब जरूरी है कि हम पुराने वक्त का मतलब नए ढंग से समझें और उससे कुछ सीखकर आज की दुनिया को देखें। अरेंट का तरीका था कि बीते वक्त को टुकड़ों में देखकर उसमें छिपे हुए मायने को समझा जाए और उससे आज की दुनिया के लिए कुछ उम्मीद निकाली जाए। वे ये मानती थी कि परंपरा की सतह पर जमी हुई धूल को हटाकर असली सोच को दोबारा जिंदा करना चाहिए, जिससे हम अपनी असली जड़ों तक वापस पहुंच सके और जिंदगी के असली मतलब को समझ सके। अरेंट का मानना है कि पुराने समय में बहुत सी ऐसी बातें और अनुभव छिपे हैं, जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जबकि पुरानी परंपराएं टूट गई हैं, तो हमारा काम है कि हम बीते वक्त की उन्हीं चुनिंदा बातों को बचाएं, जो आज हमारे लिए मायने रख। अगर हम पुराने समय को सही तरह से समझेंगे, तभी हम अपनी पहचान और अपने अनुभव को मजबूती दे पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम बीते हुए वक्त को नए ढंग से देखें, उसमें से जरूरी चीजों को निकालें और उन्हें आज के लिए काम की बनाएं। अब परंपराएं जैसे टूट गई हैं, तो कभी कभी हमें बीता वक्त बिल्कुल नए नजरिए से दिखता है, जैसे कोई पुरानी बात पहली बार खुलकर हमारे सामने आती। अब हमारे पास ये मौका है कि हम बीते समय को बिना किसी परंपरा की धुंध के देखें और उससे सीधे सीधे सीख सके। अरेंट के लिए असली मकसद यही है कि हम पुरानी और बासी परंपरा की जंजीरें तोड़कर असली और अनसुनी बातों को सामने लाएं, ताकि वे बातें आज और कल के लिए काम की बन जाए। अरेंट ने आधुनिक समय की पहचान कुछ खास चीजों से की है। पहली है लोगों का अपने समाज और एक दूसरे से दूर हो जाना, जिससे हर किसी की असली पहचान और उसका सच महसूस करना कम हो गया। दूसरी है
धरती से दूर जाने की कोशिश, जिसमें नई तकनीक और विज्ञान के जरिए इंसान अपनी सीमा को पार करना चाहता है, जैसे स्पेस में जाना, लैब में नई तरह की जिंदगी बनाना या उम्र बढ़ाने की कोशिश करना। तीसरी बात है समाज में पैसे और बाजार की बढ़ती अहमियत, जिससे हर चीज को बस उत्पादन और खरीद बिक्री की नजर से देखा जाने लगा है और निजी और सार्वजनिक जीवन का फर्क भी कम होता जा रहा है। चौथी बात है लगातार मेहनत और उत्पादन की जीत, जिससे पुरानी टिकाऊ चीजें, एकजुटता, आजादी जैसी बातें पीछे छूट गई और जिंदगी में बस काम, बहुत कुछ हासिल करने की होड़ और भरपूरता की चाह बाकी रह गई है। अरेंट के मुताबिक आधुनिकता के बनने में दो बड़े दौर आए। पहले दौर में समाज और बाजार का असर बढ़ा और लोग अपने समाज से कटने लगे। दूसरे दौर में तकनीक और विज्ञान के साथ धरती से बाहर निकलने की कोशिश शुरू हुई और लोगों की मेहनत और काम को ही सबसे ज्यादा अहमियत मिल गई। इसके पीछे कई वजह रहीं। नई जगहों की खोज, पुराने अधिकारों को छीनना, विज्ञान की खोजें और आदमी को एक नई नजर से देखना, जैसे वह बस कुदरत और इतिहास का हिस्सा है। और फिर पूरी दुनिया में बाजार, उत्पादन और पैसे की बढ़ती रफ्तार। अरेंट ने आधुनिकता को समझने के लिए दो मुख्य बातें बताई, एक तो कुदरत यानी प्रकृति और दूसरी समाज। उनकी पहली सोच यह थी कि आज का समय हमें प्रकृति के बहुत करीब ले आया है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ अपने जीने और रोजमर्रा की जरूरतों में ही उलझा रहता है। पहले लोग कुछ नया बनाते थे, समाज के लिए कुछ करते थे, अब सब बस काम और चीजें बनाने तक सिमट गया है। दूसरी तरफ अरेंट मानती है कि आज के दौर में सब कुछ बहुत बनावटी और इंसान के बनाए नियमों के हिसाब से हो गया है। अब विज्ञान और तकनीक के जरिए जिंदगी की असली प्रक्रियाएं भी बदल दी गई हैं। कुदरती माहौल भी काफी हद तक बदल चुका है और अब इंसान धरती की हदें भी पार करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह अब हर चीज इंसान के हाथ में आ गई है, हर चीज इंसान के बनाए तरीके से बदल गई है। इन दोनों बातों को साथ जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ लगता है कि अब इंसान पूरी तरह कुदरत में घुल गया है, तो दूसरी तरफ लगता है कि अब सब कुछ बनावटी और इंसान के बनाए ढांचे पर टिका है। इसी वजह से आज की दुनिया न तो पूरी तरह कुदरती है और न ही पूरी तरह बनावटी, बल्कि दोनों का अजीब सा मेल है। अब समाज की बात करें तो अरेंट का मानना है कि जो काम पहले घर परिवार के अंदर होते थे, अब वो सब समाज में खुले तौर पर होने लगे हैं। अब हमारा समाज ऐसे कामों में बदल गया है जहां बस जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने और चीजें बनाने बेचने का मकसद रह गया है। इसी वजह से लोगों के बीच की असली अलग पहचान और समाज की खासियत धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब हर कोई सिर्फ अपने लिए ही रहा है और ज्यादातर लोग अपने काम और चीजें जुटाने में ही लगे हैं। काम, मेहनत और बड़े कामों के बीच का फर्क भी अब बहुत धुंधला हो गया है। सब कुछ बस रोज की जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अरेंट ने समाज की जो तस्वीर खींची वो बहुत सीमित है। उन्होंने समाज को बस जरूरतें और कामकाज के दायरे में ही देखा, मगर असल में समाज सिर्फ इतना नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए उनकी सोच को लेकर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। अरेंट ने समाज को घर परिवार के कामों से जोड़कर देखा, लेकिन इसी वजह से उनकी सोच में एक बड़ी कमी रह गई। वे यह नहीं समझ पाई कि आज की पूंजीवादी व्यवस्था में ताकत और फायदे का बंटवारा कितना असमान है। उन्होंने सब कुछ ऐसे बताया जैसे हर आर्थिक सवाल सिर्फ घर परिवार की बात हो और इसका राजनीति से कोई खास लेना देना न हो। इसी वजह से वे ये समझने में चूक गई कि असल में समाज और अर्थव्यवस्था में ताकत का खेल और शोषण भी चलता है। इसके अलावा अरेंट ने निजी और सार्वजनिक, समाज और राजनीति के बीच बहुत सख्त दीवार बना दी। लेकिन आज कई ऐसी बातें जो पहले घर के अंदर होती थी, अब पूरे समाज की चिंता बन गई है। इंसाफ और बराबरी के हक के लिए जो लड़ाई है, वो अब समाज के हर हिस्से तक पहुंच गई है।
जब अरेंड समाज और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग मानती है, तो वो ये नहीं देख पाती कि असल में दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, और यही रिश्ता आज के दौर में इंसाफ और हक दिलाने के लिए जरूरी है। अरेंड की सोच में इंसान का असली काम यानी एक्शन बहुत अहम है। उनके लिए एक्शन वो है जो इंसानों को आजादी, अलग अलग पहचान और साथ रहने का मौका देता है। उनका मानना था कि जब इंसान मिलकर खुलकर बोलता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तो असली राजनीति वहीं बनती है। इसी से इंसान की पहचान सामने आती है और उसका मतलब भी बनता है। ये सोच पूरी तरह से भागीदारी वाली लोकतंत्र की बात करती है, जिसमें हर इंसान को अपने तरीके से जीने, सोचने और बोलने का मौका मिलता है। अरेंड के मुताबिक एक्शन, आजादी और अलग अलग लोगों की मौजूदगी यही असली राजनीति की पहचान है। उन्होंने इंसान की जिंदगी के 3 हिस्से बताए। पहला, रोजमर्रा की मेहनत, दूसरा, कुछ नया और टिकाऊ बनाना, और तीसरा, मिलकर कुछ करना यानी एक्शन। मेहनत से हम अपनी जिंदगी चलाते हैं, काम से दुनिया को बेहतर बनाते हैं, और एक्शन से अपनी पहचान और आजादी सामने लाते हैं। इन तीनों का अपना अपना तरीका और अपना मकसद होता है, लेकिन असली पहचान इंसान के मिलकर कुछ करने और अपनी आजादी को दिखाने से ही बनती है। अरेंट मानती थी कि इंसान की जिंदगी में मेहनत, काम और एक्शन तीनों बहुत जरूरी हैं। लेकिन उनके लिए सबसे खास एक्शन ही है, क्योंकि यही हमें बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जानवर भी अपने जीने और जरूरतों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इंसान कुछ नया शुरू करने की ताकत रखता है। इसी वजह से अरेंट एक्शन को इंसान की असली पहचान मानती हैं। उनके लिए एक्शन की 2 सबसे बड़ी बातें हैं, आजादी और अलग अलग लोगों की मौजूदगी। अरेंट के हिसाब से आजादी का मतलब बस चुनाव करने की छूट नहीं है, बल्कि आजादी का मतलब है कि हर इंसान के अंदर कुछ नया शुरू करने की ताकत होती है, कुछ ऐसा करना जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। हर बार जब कोई इंसान पैदा होता है, वो अपने साथ एक नई शुरुआत लाता है, और यही शुरुआत तब सच्ची बनती है जब वह मिलकर कोई काम करता है। अरेंट कहती है कि जब भी कोई इंसान कुछ नया करता है या दुनिया में कोई नई बात लाता है, तब वो अपने होने का मतलब साबित करता है। ये ताकत हर इंसान के अंदर होती है, और इसी से समाज में भी बदलाव आता है। उनका मानना था कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है, और जब वो कुछ अलग करता है तो पूरी दुनिया में एक नई शुरुआत होती है। इसी वजह से इंसान से कभी भी कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अरेंट ने माना कि इतिहास में जब भी लोग मिलकर खड़े हुए, बदलाव लाने की कोशिश की, जैसे किसी क्रांति में या किसी आंदोलन में, तो उन्होंने असली एक्शन किया। इन लोगों ने अपनी निजी जिंदगी से बाहर आकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां आजादी सच में दिखी। इसी तरह के कामों से इंसान की असली पहचान बनती है, और इन्हीं यादों से आगे आने वाली पीढ़ियों को हौसला मिलता है। अरेंट के लिए एक्शन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, जो उसकी जिंदगी को सच्चा और मायनेदार बनाती है। अपनी किताब में अरेंट ने बताया कि जब लोग मिलकर कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उनमें एक अलग तरह की खुशी और आजादी महसूस होती है। खास तौर पर जब किसी आंदोलन या बदलाव में लोग हिस्सा लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और वे दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। असली आजादी और पहचान तभी मिलती है जब इंसान अपनी दुनिया में कुछ नया लेकर आता है और लोगों के बीच अपनी जगह बनाता है। अरेंट के लिए एक्शन का दूसरा जरूरी हिस्सा है बहुलता, यानी अलग अलग तरह के लोगों का साथ होना। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। जब अलग अलग सोच और पहचान वाले लोग साथ आते हैं, तभी असली बदलाव होता है। एक्शन के लिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे के सामने खुलकर अपने विचार रखें, अपनी पहचान दिखाएं और मिलकर फैसला लें। जैसे कोई कलाकार भीड़ के सामने ही अपनी कला दिखाता है, वैसे ही इंसान को भी अपने काम के लिए दूसरों की मौजूदगी चाहिए। अरेंट का मानना है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अलग है, उसकी सोच, उसका नजरिया अलग है, लेकिन फिर भी सब में इंसानियत की एक जैसी भावना होती।
इसी वजह से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान कभी पूरी तरह दूसरे जैसा नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी अलग पहचान है, और यही समाज को रंग बिरंगा बनाती है। इंसान जब मिलकर बातें करते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो एक तरह का रिश्ता बनता है। भाषा के जरिए हम अपने काम का मतलब समझाते हैं और दूसरों के साथ अपने फैसले बांटते हैं। जब इंसान बोलता है तो असल में वह अपनी पहचान और सोच को सामने लाता है। वहीं जब इंसान सिर्फ बातें करता है पर काम नहीं करता, तो उसकी बात का कोई असर नहीं होता। असली ताकत वहीं बनती है जहां बातें और काम दोनों साथ हों और सब लोग मिलकर सच्चाई और बदलाव की तरफ बढ़ें। इसी से समाज में नया रिश्ता और नई दुनिया बनती है। अरेंट के मुताबिक जब इंसान बोलता है और कोई काम करता है, तो वो अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाता है। सिर्फ मेहनत या कोई चीज बनाकर इंसान अपनी पहचान नहीं दिखा सकता। असली पहचान तभी सामने आती है जब कोई इंसान दूसरों के साथ बातचीत करता है, उनके बीच कोई काम करता है। इसी से पता चलता है कि वो इंसान सच में कौन है, उसकी सोच और उसकी अलगियत क्या है। काम और बातें दोनों जरूरी हैं, लेकिन बोलने से इंसान की असली पहचान और भी साफ हो जाती है। अगर कोई इंसान कुछ करे लेकिन बोले नहीं, तो उसके काम का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आता। अरेंट मानती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, बातें करते हैं, तो अपनी पहचान दुनिया के सामने लाते हैं। ये तो बाद में जब कोई उनकी कहानी सुनाता या लिखता है, तभी उनकी पहचान पूरी तरह सामने आती है। कहानी सुनाने वाला न सिर्फ उस इंसान की याद बचा कर रखता है, बल्कि उसके काम का असली मतलब भी सबको समझा देता है। असली पहचान इंसान के किए काम और कई बातों से जुड़ी कहानी में ही सबसे ज्यादा खुलती है। जब कोई इंसान अपने मकसद में डूबा रहता है, उसे ये अंदाजा भी नहीं रहता कि उसका काम कितना बड़ा या असरदार होगा। लेकिन जब उसकी कहानी दूसरों के सामने आती है, तभी असली मायने नजर आते हैं। इसी तरह समय बीतने के बाद कहानियां हमें समझाती हैं कि कोई इंसान कितना अलग और खास था और उसका काम समाज के लिए कितना जरूरी था। कहानियां इंसान के किए हुए कामों को सच्ची पहचान देती हैं और उनके मतलब को गहरा बना देती हैं। जब कोई काम किया जाता है तो वो वक्त के साथ खो भी सकता है, लेकिन कहानी के जरिए उसे याद रखा जा सकता है। कहानी या याददाश्त ही इंसान के किए हुए अच्छे बुरे कामों को आगे तक पहुंचाती है। अगर इन कामों को कोई याद नहीं रखे, तो उनका होना भी बेकार हो जाता है। इसलिए ग्रीस के लोग कविता और इतिहास को बहुत मानते थे, क्योंकि इनकी वजह से पुराने काम और बातें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती थी। इसी वजह से पुरानी कहानियां आगे के लोगों को सिखाने और प्रेरित करने का काम करती थीं। यादों का समाज, यानी जहां सब मिलकर बातें और कामों को याद रखते हैं, वहां किसी भी इंसान के काम का असली महत्व समझा जाता है। अरेंट का मानना है कि इंसानों के मिलकर बोलने और काम करने से जो जगह या माहौल बनता है, वही असली समाज। ये समाज किसी एक जगह या शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये वहाँ बनता है जहाँ लोग एक साथ मिलकर आजादी से बोलते हैं और काम करते हैं। असली पहचान वहाँ मिलती है जहाँ सब मिलकर अपने शब्दों और कामों को साझा करते हैं। जब लोग किसी भी जगह मिलकर ऐसा माहौल बना लें, वहीं असली समाज की शुरुआत हो जाती है। यही वजह है कि अरेंट के लिए समाज का असली मतलब लोगों के बीच बनते रिश्तों और यादों से है, जो इंसानों को आपस में जोड़ता है और उनके किए कामों को हमेशा जिंदा रखता। अरेंट के लिए असली समाज वही जगह है जहां लोग एक दूसरे के सामने अपने आप को दिखाते हैं, खुलकर बोलते और मिलकर कोई काम करते हैं। ये समाज कोई एक तय जगह नहीं है, बल्कि जहाँ भी लोग मिलकर सोचते, बोलते और मिलकर काम करते हैं, वहाँ खुद ब खुद ये माहौल बन जाता है। लेकिन ये जगह बहुत नाजुक होती है, क्योंकि ये तभी तक रहती है जब तक लोग मिलकर बातचीत और काम करते हैं। जैसे ही लोग बिखर जाते हैं या चुप हो जाते हैं,
ये माहौल भी खत्म हो जाता है। यह माहौल हर बार लोगों के मिलकर काम करने और बोलने से दोबारा बन सकता है। और जैसे जैसे लोग अपने हक, इंसाफ या समाज के मुद्दों के लिए एकजुट होते हैं, ये जगह फिर से जीवित हो जाती। चाहे कोई आंदोलन हो, कोई बड़ा फैसला हो या फिर कोई बदलाव लाने की कोशिश, हर जगह ये समाज का असली रूप बन सकता है। बस शर्त ये है कि लोग आपस में खुलकर बातें करें और मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें। अरेंट के हिसाब से जब लोग एक साथ मिलकर किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हैं, तभी असली ताकत पैदा होती है। ये ताकत एक इंसान की नहीं होती, बल्कि सबकी मिलकर बनाई हुई होती है। ये ताकत जोर जबरदस्ती या डर पर नहीं टिकी होती, बल्कि आपसी समझ, बातचीत और एक दूसरे की राय पर चलती है। यही असली ताकत है जो समाज को जोड़कर रखती है। अरेंट मानती है कि असली ताकत तभी पैदा होती है जब लोग मिलकर अपनी बात रखते हैं और नए वादे करते हैं। ये ताकत किसी सरकार या पैसों की वजह से नहीं टिकती, बल्कि लोगों की सच्ची सोच, आपसी भरोसे और एक साथ होने से बनी रहती है। जैसे ही लोग बन जाएं या उनकी बातें बंद हो जाएं, ये ताकत भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि असली समाज और असली ताकत लोगों के मिलकर काम करने और बोलने में ही बसती। अरेंट के मुताबिक असली ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए जमा की जा सके या जिसे संभाल कर रखा जा सके। ये ताकत तभी पैदा होती है जब लोग एक साथ मिलकर किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं या कोई बड़ा काम करने के लिए खड़े होते हैं। ये ताकत उसी वक्त तक रहती है जब तक लोग जुड़े रहते हैं। जैसे ही लोग अलग हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं, असली ताकत लोगों की आपसी सहमति, बातचीत और एक साथ आने से बनती है, न कि किसी की जबरदस्ती या डर से। हर समाज की असली मजबूती लोगों की इसी ताकत से आती है। जो भी सरकार या संस्था लोगों की सहमति और साथ से बनी है, वही टिकती है। अगर लोग पीछे हट जाएं, तो कोई भी संस्था या सरकार कमजोर पड़ जाती है। असली ताकत हमेशा लोगों के आपसी रिश्ते और उनकी भागीदारी से चलती है। अरेंट मानती है कि राजनीति में असली ताकत लोगों की सक्रियता और उनकी सहमति पर टिकती है। सरकारें अगर सच में ताकतवर बनना चाहती हैं, तो उन्हें लोगों के साथ लगातार रिश्ता बनाए रखना चाहिए। जैसे जैसे लोग एक साथ जुड़ते हैं, सरकार को नई ताकत और नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन जैसे ही लोग बढ़ते हैं, सब कुछ कमजोर होने लगता है। एक्शन यानी मिलकर कुछ करने की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो ये है कि इसका आगे क्या असर होगा, ये कोई नहीं जान सकता। जब अलग अलग लोग किसी काम में जुटते हैं, तो उसका अंजाम हमेशा खुला और अनजाना होता है। हर एक्शन के साथ अनगिनत नए काम और फैसले शुरू हो जाते हैं, जिनका असर दूर तक और लंबे वक्त तक चलता रहता है। इसी वजह से इंसानी काम कभी पूरी तरह दोहराया या वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार जो काम हो गया, वो आगे और कई नए कामों की शुरुआत बन जाता है। इसलिए एक्शन हमेशा खुला और आगे बढ़ने वाला होता है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। पश्चिमी सोच में हमेशा यही सलाह दी गई थी कि अगर किसी काम के नतीजे अनजाने और बदल न सकने वाले हैं, तो सबसे अच्छा है कि इंसान को काम ही ना करे, मतलब कि चुपचाप अपने आप में रहे। लेकिन अरेंट की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि इंसान को अपने हालात से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उसे माफ करने और वादा निभाने की ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। माफ करना इंसान को बीते हुए कामों के बुरे असर से आजाद करता है और वादा करना आने वाले वक्त में कुछ भरोसा और यकीन दिलाता है। माफ करने से हम पुराने नुकसान से खुद को थोड़ा हल्का कर लेते हैं और वादा करने से अनजाने कल में थोड़ी स्थिरता ला सकते हैं। ये दोनों बातें अकेले नहीं, बल्कि लोगों के बीच मिलकर ही मुमकिन है। कोई खुद को माफ नहीं कर सकता और कोई खुद से किया वादा भी नहीं निभा सकता। इन दोनों में ही इंसान की आजादी और मिलकर जीने की असली पहचान छुपी है।
अरेंट की सोच में सबसे खास हिस्सा उनके फैसलों की समझ है, जो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में और गहराई से सोचा। फैसले की सोच और मिलकर काम करने की सोच, दोनों ने ही राजनीति की सोच को नया रास्ता दिया। फैसले की समझ को लेकर उनकी लिखाई में दो तरीके दिखते हैं। पहला, जिसमें कोई इंसान खुद फैसले लेता है जब वो समाज में भाग लेता है, और दूसरा जिसमें बाहर से देखने वाला, जैसे कोई कवि या इतिहासकार, बीते वक्त की कहानियों को समझता और सबको समझाता। दूसरे तरीके में इंसान खुद फैसले लेने से ज्यादा बीते वक्त से मतलब निकालने और खुद को बीते हालात से जोड़ने में लगा रहता है। अरेंट के लिए असली फैसले की ताकत कभी कभी खुद समाज में हिस्सा लेने से आती है, तो कभी कभी बाहर से देखकर, सोच विचार कर, पुराने वक्त की कहानियों को समझने से मिलती। अरेंट की फैसले की सोच में दो तरीके मिलते हैं। एक वो जिसमें इंसान खुद किसी हालात में फैसला करता है, और दूसरा जिसमें कोई बाहर से देखता है और बीते हुए कामों से सीखने की कोशिश करता है। उनकी सोच में कई बार यह भी साफ नहीं होता कि वे किस तरीके को ज्यादा मानती हैं। एक सोच है जिसमें इंसान हर फैसले को अपनी जगह और हालात के हिसाब से लेता है, और दूसरी सोच है जिसमें इंसान पूरे समाज या इंसानियत के लिए एक जैसी राय बनाता है। अरेंट के फैसले की सोच में ये दोनों तरीके एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं, लेकिन उनका असली मकसद यही है कि इंसान बीते वक्त से कुछ सीखे और अपनी सोच को बेहतर बनाए। अरेंट का ध्यान खास तौर पर बीते हुए बड़े दुखद घटनाओं को समझने पर था। उनके लिए जरूरी था कि पुराने बनाए बनाए नियमों से हटकर इंसान नए तरीके से सोच सके, क्योंकि पुरानी सोच अब काम की नहीं रही। अब हालात ऐसे हैं कि पुराने नियमों से आज की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल है। अरेंट मानती थी कि इंसान के पास हमेशा ये ताकत होती है कि वो नया रास्ता बनाए, नए फैसले ले और सोचने का तरीका बदल दे। अब जब पुराने नियम और सोच टूट गए हैं, तो इंसान को अपनी कल्पना का सहारा लेना होगा, जिससे वह चीजों को एक नई नजर से देख सके और बिना किसी पहले से तय नियम के सही और गलत का फर्क समझ सके। अरेंट मानती थी कि नए दौर की मुश्किलों को समझने के लिए हमें अपने दिमाग की कल्पना और खुलेपन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम हर हालात को सही तरीके से समझ सके और इंसाफ से फैसला ले सके। उनके लिए फैसले की असली ताकत इंसान के आजाद दिमाग और नएपन में छुपी है। अरेंट ने अपने काम में सोच और फैसले लेने की ताकत को एक दूसरे से जोड़कर समझाया। उन्होंने बताया कि जब इंसान अपने मन में चुपचाप सोचता है, तो वह पुराने नियमों और आदतों को तोड़ सकता है और बिना किसी बने बनाए नियम के खुद से सोचकर फैसला ले सकता है। असली सोच तभी काम आती है जब पुराने तरीके और आदर्श अब काम के नहीं रहते। ऐसे वक्त पर इंसान को खुद अपनी समझ से, अपने हालात के हिसाब से सही गलत का फर्क करना पड़ता है। अरेंट कहती है कि इंसान के मन में हमेशा एक चुपचाप बातचीत चलती रहती है, जिससे हमारी अंतरात्मा बनती है। ये अंतरात्मा हमें ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये बताती है कि क्या नहीं करना है, किससे बचना है और कब पछताना चाहिए। जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि खुद से ही सामना कैसे करेंगे। असली सोच और अंतरात्मा हर किसी में होती है। ये किसी एक खास इंसान की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग सच में सोचते हैं, उनमें आत्मा की आवाज और भी तेज होती है। अरेंट के मुताबिक सोच हमें खुद की नजर में अच्छा इंसान बनाए रखती है और फैसले लेना हमें समाज में सही पहचान दिलाता है। अंतरात्मा खुद को देखती है और फैसला लेने की ताकत दुनिया को देखती है। इसी वजह से सही सोच और सही फैसला दोनों जरूरी हैं, क्योंकि दोनों से ही इंसान अपने आप को और समाज को बेहतर बना सकता है। इसी को अरेंट ने सोच की हवा कहा, यानी इंसान का मन और सोच खुलकर हर जगह असर दिखाए। अरेंट ने फैसले की ताकत को सोच से जोड़ने के बाद ये भी बताया कि फैसले लेना सिर्फ मुश्किल या अलग हालात में ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। उनके हिसाब से असली फैसला लेने की ताकत ये है
कि इंसान खुद को बाकी सबकी जगह रखकर सोच सके, यानी हर किसी की नजर से हालात को समझ पाए। अरेंट ने इसे बड़ी सोच कहा, जिसमें इंसान अपने मन को इतना खोल ले कि वो हर किसी की सोच समझ सके। इसी तरीके को अरेंट ने राजनीतिक फैसले की असली पहचान बताया। अरेंट मानती है कि फैसले की असली ताकत किसी पुराने या तयशुदा नियम से नहीं आती, बल्कि ये खास हालात और उन हालात में छुपे मायनों को समझने से आती है। इंसान को हर मौके को उसकी अलग पहचान के साथ देखना चाहिए, ताकि वो उसमें से कोई बड़ी सीख या मिसाल निकाल सके। जैसे जब कोई फूल या तस्वीर हमें सुंदर लगती है, तो हम उसके खास अंदाज और अलगियत को देखकर ही कहते हैं कि ये सुंदर है। वैसे ही इतिहास में हुए बड़े बड़े बदलाव या क्रांतियां भी अपने अपने समय की मिसाल बन जाती है। इन मिसालों से हम आगे के लिए कुछ सीख सकते हैं। अरेंट के लिए फैसले की यही ताकत है, हर हालात को उसकी अलग पहचान के साथ समझना और उसमें से कोई ऐसी सीख या मिसाल निकालना जो आने वाले लोगों के लिए भी काम आए। यही सोच इंसान को सही फैसला लेने और समाज के लिए कुछ नया सोचने की ताकत देती है। अरेंट के मुताबिक जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं, उनके पास सही और निष्पक्ष फैसले लेने की खास ताकत होती है। ये ताकत दो चीजों से आती है। पहली है कल्पना, जिससे इंसान बीती हुई या दूर की चीजों को भी अपने मन में देख सकता है और हर किसी की नजर से सोच सकता है। दूसरी है सामान्य समझ, यानी वो समझ जो सबके बीच साझा होती है। जब इंसान अपनी सोच को सबकी सोच के साथ जोड़ देता है, तभी उसके फैसले में सच्ची इंसानियत और भलाई आती है। असल में अगर हमारे फैसले सच में दूसरों के लिए मायने रखते हैं, तो हमें अपनी सोच को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या बाकी लोग भी उसी बात को महसूस कर सकते हैं। यही सोच इंसान को सच में इंसान बनाती है और इंसानियत की पहचान देती है। अरेंट कहती है कि जब इंसान के फैसले और काम दोनों में दूसरों की भलाई और साझा सोच झलकती है, तभी असली इंसानियत दिखती। अरेंट ने अपनी दूसरी लिखाई में फैसले लेने की ताकत को रोजमर्रा की राजनीति से भी जोड़ा। उन्होंने बताया कि सही फैसला वही है जो इंसान को अपने नजरिए से हटकर दूसरों की नजर से चीजों को समझने की ताकत दे। यही फैसले की असली खूबी है। ग्रीक सोच में इसे समझदारी या फ्रॉनेसिस कहा गया, जो हर अच्छे नेता की सबसे बड़ी ताकत होती। ये सोच इंसान को दूसरों के साथ एक साझा दुनिया में जीना और फैसले लेना सिखाती है। इसी से हमारी निजी सोच समाज की सोच बनती है और हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। फैसले लेने की यही ताकत है जो इंसान को दूसरों से जोड़ती है और सबके लिए भला करती है। अरेंट का कहना है कि सही फैसला वही है जो किसी पर जबरदस्ती ना थोपे जाए, बल्कि दूसरों को समझाकर और मनाकर लिया जाए। वे इसे बातचीत और समझाने का तरीका मानती हैं, जिसमें लोग मिल बैठकर बात करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। फैसले का असली महत्व तभी है जब इंसान अपनी सोच को बड़ा करके हर किसी की नजर से चीजों को देख सके। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम अलग अलग लोगों की राय और नजरिए को जानें और उसे अपनाने की कोशिश करें। अरेंट के मुताबिक राजनीति में अच्छा फैसला वही है जो सबकी सोच और अनुभव को साथ लेकर चलता है। फैसले की असली काबिलियत खुली बातचीत में बनती है, जहां हर कोई अपनी बात रख सके और दूसरों की बात समझ सके। यह पूरी तरह अकेले का काम नहीं है, बल्कि इसमें सबकी राय और सोच शामिल होती है। हर इंसान को अपनी सोच में दूसरों की सोच को भी जगह देनी चाहिए, ताकि जो भी नतीजा निकले वो सिर्फ एक की नहीं, बल्कि सबकी साझी समझ हो। असल में जब हम किसी मसले पर सोचते हैं, तो जितनी ज्यादा नजरिए और सोच को अपने मन में लाएंगे, उतना ही हमारा फैसला मजबूत और सबकी भलाई वाला होगा। कोई भी राय सिर्फ अकेले में नहीं बनती, वो हमेशा समाज और बाकी लोगों की सोच से जुड़ी होती है। अरेंट यही बताना चाहती है कि इंसान को हमेशा दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना चाहिए, तभी उसका फैसला सबके लिए सही और कारगर होगा।
इसी से इंसान की असली इंसानियत और समझ का पता चलता है। अरेंट के हिसाब से जब हम फैसले या राय बनाते हैं तो सबसे जरूरी है कि हमारे पास खुला मंच हो, जहां लोग अपनी सोच और राय को एक दूसरे के सामने रखकर चर्चा और बहस के जरिए उन्हें बेहतर बना सकें। उनके मुताबिक सही राय हमेशा दूसरों के साथ मिलकर बातचीत और आपसी समझ से बनती है। ये कभी भी अकेले में या बिना चर्चा के नहीं बन सकती। अरेंट ये भी कहती है कि राय को कभी भी सच्चाई की कसौटी पर नहीं परखना चाहिए, क्योंकि सच का मतलब होता है सबका चुपचाप मान लेना। उसमें बहस की कोई जगह नहीं होती। जब हम सिर्फ सच की बात करते हैं तो बाकी सबकी सोच, अनुभव और राय को दबा देते हैं, जबकि असली राजनीति की खूबसूरती ही सबकी अलग अलग राय और बहस में है। राजनीति में सबकी आवाज सुनी जाए, ये बहुत जरूरी है, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरेंट की नजर में राय सिर्फ जानकारी का कमजोर रूप नहीं है, बल्कि ये अपने आप में बहुत जरूरी और ताकतवर चीज है, जो लोगों की आपसी चर्चा और मिलजुल कर सोचने से बनती। जब लोग मिल बैठकर अपनी राय रखते हैं और दूसरों के नजरिए को भी समझते हैं, तभी राय मजबूत और सभी के लिए मायने रखने वाली बनती है। उनका मानना है कि अगर कोई एक नियम या सच्चाई सब पर थोप दी जाए तो इंसान अपनी सोच, कल्पना और फैसले लेने की ताकत खो देगा। यही वजह है कि अरेंट ने हमेशा राय, खुली बहस और सबकी सोच को सबसे ऊपर रखा है। अरेंट ये बिल्कुल नहीं कहती कि राजनीति या इंसानी समाज में सच्चाई की कोई अहमियत नहीं है। उनका कहना है कि हर तरह की सच्चाई, चाहे वो दिमाग से निकली सच्चाई हो या असली हुई घटनाओं की सच्चाई, राय से अलग तरह से सामने आती है, क्योंकि इसमें सबको मानना ही पड़ता है। अरेंट को परेशानी बस इतनी है कि जब हम दिमाग वाली सच्चाई को राजनीति में लागू करते हैं तो ये बहस की गुंजाइश खत्म कर देती है, जबकि राजनीति में बहस और अलग अलग सोच बहुत जरूरी। लेकिन असली घटनाओं और सच बातों की अहमियत वो बहुत मानती है, क्योंकि बिना इनके सही रिकॉर्ड के न राजनीति बचती है, न ही समाज। उनका साफ कहना है कि असली सच्चाई हमेशा लोगों से जुड़ी होती है। ये गवाहियों से बनती है, लोगों की यादों और बातों पर टिकी रहती है। ये खुद में राजनीति का हिस्सा है। इसलिए जरूरी है कि सच्चाई और राय को अलग रखा जाए, पर दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। राय हमेशा सच बातों पर टिकनी चाहिए। अगर राय झूठ या मनगढ़ंत बातों पर होगी तो सही बहस ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सच्ची बातें और सच बोलना दोनों ही राजनीति और अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर इतिहास को झूठ बोलकर या छुपाकर मिटा दिया जाए तो समाज का भरोसा और स्थिरता खत्म हो जाएगी। असल में अरेंट की चिंता बस इतनी है कि दिमाग की सच्चाई बहस नहीं होने देती, जबकि मजबूत राय और बहस से ही लोकतंत्र चलता है। इसी वजह से उन्होंने राजनीति में राय, खुली बातचीत और अलग अलग सोच को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। अब बात नागरिकता की करें तो अरेंट नागरिकता को दो हिस्सों में समझती हैं। एक है सार्वजनिक जगह, यानी वो जगह जहां लोग खुलकर, बराबरी और आजादी के साथ अपनी बात कह सके और किसी मुद्दे पर मिलकर काम कर सके। दूसरा है साझा दुनिया, यानी इंसानों की बनाई चीजें, नियम और संस्थाएं जो हमें एक पहचान देती हैं और हमारे लिए स्थिरता का माहौल बनाती है। दोनों ही बातें जरूरी हैं, क्योंकि नागरिकता वही है जहां लोग खुलकर अपनी पहचान दिखा सके, रिश्ते बना सके और आपस में भरोसे का रिश्ता बना सके। अरेंट के मुताबिक आज के वक्त में अगर नागरिकता को फिर से मजबूत करना है तो साझा दुनिया की अहमियत समझनी होगी और ऐसी जगह भी बनानी होंगी जहां हर किसी को अपनी बात कहने और मिलकर काम करने का मौका मिले। उनके लिए सार्वजनिक जगह का मतलब है इंसान की बनाई दुनिया, जिसमें लोग अपने अपने विचार और दिल से जुड़े मसले दूसरों के साथ खुलकर साझा कर सके। अरेंट मानती है कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि इंसानों की बनाई हुई, यानी मनुष्य की मेहनत और सोच से बनी हुई चीज है। वो इसे अच्छी बात मानती है, क्योंकि इसी वजह से लोग अपनी असली जरूरतों से ऊपर उठकर ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें आजादी से बातचीत और राजनीति हो सके।
राजनीति किसी प्राकृतिक आदत या मानव स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि है जो हमें असल मायनों में नागरिक बनाती है। उनका कहना है कि राजनीति में बराबरी भी कोई जन्म से मिली चीज नहीं है, बल्कि जब कोई इंसान जनता की दुनिया में आता है तभी उसे नागरिक के तौर पर बराबरी मिलती है, और ये बराबरी असली में लोकतांत्रिक संस्थाओं से ही सुरक्षित की जा सकती। इसी वजह से अरेंट जाति, धर्म या नस्ल को कभी भी नागरिकता की पहचान या राजनीतिक समाज की नींव मानने के खिलाफ थी। उनका साफ कहना था कि नागरिकता का मतलब है हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के बराबर मानना, ना कि किसी जाति या धर्म की वजह से कोई अलग पहचान बनाना। अरेंट नागरिकता को बस अपनापन या निजी नजदीकी के भाव से नहीं जोड़ती। उनके हिसाब से असली नागरिकता वही बनती है जहां लोग खुले दिल से मिले, एक दूसरे से बहस करें और समाज के मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम करें। जब लोग सिर्फ अपनी अपनी सोच में बंद रहते हैं या सिर्फ निजी भावनाओं तक सीमित रहते हैं, तब असली लोकतंत्र नहीं बनता। असली राजनीति तो वही है जहां दोस्ती, भरोसा और एकजुटता हो और सबका ध्यान एक साझा दुनिया की ओर हो। दूसरी अहम बात अरेंट ये बताती है कि सार्वजनिक जीवन हमेशा किसी न किसी साझा जगह या मंच पर ही मुमकिन है, जहां नागरिक आमने सामने मिलकर अपनी राय रखते हैं, बहस करते हैं और मिलकर किसी समाधान तक पहुंचते हैं। राजनीति सिर्फ घर बैठे सोचने या अकेले में वोट डालने से नहीं चलती, बल्कि असली राजनीति वहीं बनती है जहां लोग आपस में मिलकर अपनी बातें सामने रखते हैं, अलग अलग नजरिए समझते हैं और सामूहिक तौर पर फैसला करते हैं। अरेंट को जनमत जैसे शब्दों पर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बस भीड़ की राय दिखाता है, असली सोच और बहस नहीं। असली राजनीतिक राय तो तभी बनती है जब लोग मिलकर खुले मंच पर बहस करके अलग अलग बातों को समझकर और अपने मत को बड़ा करते हैं। कोई भी राय जो अकेले में बनी हो, सही मायनों में लोकतांत्रिक नहीं मानी जा सकती। उनके अनुसार किसी समाज के लोग एक साथ बस इसलिए नहीं जुड़े होते कि वो एक ही धर्म, जाति या संस्कृति से हैं, बल्कि असली जुड़ाव तो साझा मंच, साझा नियम और राजनीति में हिस्सा लेने से बनता। जब लोग सार्वजनिक जगह में मिलते हैं, मिलजुल कर बहस करते हैं, तो असली राजनीतिक समाज बनता है। यही अरेंट का असली नागरिकता और लोकतंत्र का सपना था। अरेंट मानती है कि राजनीति हमेशा सार्वजनिक जगह से जुड़ी होती है, यानी जब तक कोई इंसान किसी सार्वजनिक मंच या फोरम में खुद मौजूद नहीं है, वो असली मायनों में राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। राजनीति में भागीदारी का असली मतलब है अपने समाज से जुड़े अहम फैसलों में खुद अपनी मौजूदगी से हिस्सा लेना। अरेंट बार बार इस बात पर जोर देती है कि राजनीति कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकेले में या छुप कर की जाए, बल्कि राजनीति तो वही होती है जहां लोग मिलकर खुलकर बातचीत और फैसले करते हैं। अगर कोई ऐसे मंच पर खुद मौजूद नहीं है तो वो राजनीति में भागीदारी नहीं कर रहा। राजनीति का असली मकसद भी अरेंट के हिसाब से बस अपने निजी फायदे के लिए नहीं होता, बल्कि ये आजादी, न्याय और एकजुटता जैसे बड़े उसूलों को सच करने के लिए होता है। इंसान जब आम नागरिक की तरह अपनी निजी जिंदगी जीता है तो उसके अपने निजी फायदे होते हैं, लेकिन जब वही इंसान नागरिक के तौर पर दूसरों के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करता है, तब उसका नजरिया बड़ा हो जाता। अरेंट कहती है कि सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट किसी एक इंसान की निजी जरूरतों का जोड़ नहीं, बल्कि ये उस दुनिया से जुड़ा होता है जो हम सब मिलकर बनाते हैं और जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाते हैं। जब हम अपने निजी फायदों से ऊपर उठकर सोचते हैं, तभी हम असली मायनों में समाज के लिए काम करते हैं। अरेंट की नजर में नागरिकता का असली मतलब है कि लोग खुद सामने आकर अपने समाज के लिए फैसले लें, न कि सिर्फ चुने हुए नेताओं या प्रतिनिधियों के भरोसे रहें। जब लोग आमने सामने आकर समाज के मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं, तभी असली लोकतंत्र बनता है और तभी लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय और उनकी ताकत से सचमुच कुछ बदल सकता है।
अरेंट चाहती थीं कि लोग सिर्फ वोट देकर या किसी नेता को चुनकर ही संतुष्ट न रहें, बल्कि खुद मिलकर फैसले लें, अपना अधिकार और जिम्मेदारी दोनों समझें। उनके हिसाब से नागरिकता का असली अनुभव तभी आता है जब लोग अपनी आवाज मिलाकर साझा फैसले लेते हैं, अपनी पहचान और समाज की पहचान को मिलकर बनाते हैं। ये पहचान कभी स्थायी नहीं होती, इसे हमेशा बातचीत, बहस और सामूहिक काम के जरिए नए सिरे से तय किया जाता है। जब लोग समाज के बड़े मुद्दों पर चर्चा और संघर्ष करते हैं, तो असली मायनों में हम की पहचान बनती है। यही असली लोकतंत्र है, जिसमें हर किसी की भागीदारी जरूरी है और हर कोई महसूस करता है कि उसकी बात मायने रखती है। अरेंट की नजर में असली नागरिक वही है जो राजनीति में सीधे सीधे हिस्सेदारी करता है, न कि सिर्फ दूर से देखता है या किसी नेता के भरोसे बैठा रहता है। उनका सपना ऐसा समाज था जहां हर किसी को खुलकर बोलने, सुनने और फैसला करने का हक मिले। यही लोकतंत्र और नागरिकता का असली मतलब है।